मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज की चर्चा है स्कूलों में एक के बाद एक फरमान अभिभावकों के लिए। क्या आप भी परेशान होते हैं? अचानक से स्कूल से फरमान आ जाता है, आपको फ़ोटो का कोलाज भेजना है, आपको यूटी के लिए प्रिंट आंसर शीट प्रिंट निकाल कर भेजना है, आपको कार्यक्रमों के लिए एक अच्छे से कॉस्ट्यूम ड्रेस बनाकर भेजनी है। एक के बाद एक आप परेशान होते जाते हैं। और आप एक घरेलू महिला हैं या ऑफिस में काम करने वाले, आपके पास समय नहीं है, आपके पास अचानक प्रोजेक्ट बनाने का फरमान आ जाता है। कभी प्रिंट निकालना, कभी फीस भरना, कभी और तो और विदेश जाने का फरमान भी आ जाता है। कभी स्केटिंग, बच्चा आपका नर्सरी से मात्र 5वीं क्लास तक, और फरमान इतने सारे। हम उनको अभी से न सिर्फ मैच्योर बना रहे हैं, बल्कि हम इन सब का बोझ डाल रहे हैं पेरेंट्स पर। हम क्या करें? हमने क्या मुसीबत मोल ले ली? टाइम नहीं है और अचानक कहा जाता है कि आपको ये प्रोजेक्ट कल ही भेजने हैं। आप माथा पकड़कर बैठ जाते हैं। आज मैंने इस विषय पर यह पोस्ट तैयार की है कि इस के लिए हम क्या करें, क्या ना करें। क्या आप भी ये समस्याएं झेलते हैं? कभी आपको कॉस्ट्यूम लेने के लिए बाज़ार भागने पड़ता है, भारी भरकम फीस स्कूलों से ली जाती है, वो अपने मार्क्स बढ़ाते हैं। देखिए हम बच्चों को कितना इन्वॉल्व करते हैं, हम एक्टिविटी कराते हैं, लेकिन क्या यह सच नहीं कि अभिभावकों का इस बीच में कितना पिसना पड़ता है? ना सिर्फ उन्हें हर दम जिन्न की तरह बाज़ार में भटकना पड़ता है। आप घरेलू महिला हैं या फिर नन्हा बच्चा भी, स्केट्स के 2-2 किलो वजन उसको अचानक लाद दिए जाते हैं। हम इन चीज़ों पर क्या हमें चिंतन करने की ज़रूरत नहीं कि रात को आपने एक मैसेज पढ़ा और अगले दिन आपसे कहा जाता है ये कॉस्ट्यूम आनी है। आपके पास न समय है और ना पैसा, आप दोनों ही हालत में। और बड़ी प्रोजेक्ट, नन्हे बच्चों पर ये प्रोजेक्ट, क्या ये स्कूल में नहीं बन सकते इतनी भारी भरकम फीस के बाद? हमारी नई शिक्षा नीति तो आए दिन बार बार कह रही है कि भाई पेरेंट्स पर बोझ ना पड़े, बच्चों पर बोझ ना पड़े, लेकिन आप मासूम हो जाते हैं। बच्चे की तरह भी आपका भी हालत यही हो जाती है कि आपसे ना कहते बनता है, ना सुनते बनता है, और आप हो जाते हैं परेशान। आपके फरमान आपकी ज़िंदगी को मुश्किल में बनाए हुए हैं। और अभिभावक संघ है, सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, शिक्षा बोर्ड है, नई शिक्षा नीति है, इसके बावजूद बड़े स्कूलों की मनमानी, या कहिए कि जैसे बस उन्हें सपने में कुछ दिखाई दिया, या फिर कुछ कमाई के माध्यम भी आजकल बन गए हैं, क्योंकि स्कूलों को लोगों ने अपना कमाई का एक की मंत्र भी समझ लिया है। वो उनके पास जाते हैं मीठी मीठी बातें लेकर, फिर वहाँ पर मैनेजमेंट से मिलते हैं और अपने लिए कह देते हैं हम विदेश भेज रहे हैं बच्चों को एक्सपोजर के लिए। ऐसी तमाम चीज़ें हैं और आप हर चीज़ को लेकर परेशान होते रहते हैं। और मैंने तो इतना भी देखा है कि इन कलेश को लेकर पति पत्नी में कलेश बढ़ते हैं। वो कहते हैं तुम इतना भी नहीं कर सकती, वो कहते हैं तुम इतना नहीं कर सकते, और बस पढ़ाना हो गया है मुश्किल। तो यह पोस्ट आपके लिए तमाम क्वेश्चन मार्क हैं। हमें प्रबुद्ध वर्ग को, स्कूल मैनेजमेंट को, सरकार को, सभी के लिए क्वेश्चन मार्क है। क्या हमारे बच्चों के बस्ते का बोझ अभिभावकों पर भी बढ़ता ही जा रहा है? यह क्वेश्चन मार्क का हल हम सबको मिलकर क्या खोजा नहीं जाना चाहिए? हम नई शिक्षा नीति से लेके बोर्ड तक, प्रबुद्ध वर्ग से राज्य सरकार तक, क्या हमें चिंता की आवश्यकता नहीं है? तभी शिक्षा नीतियाँ बन रही हैं, सब कुछ बन रहा है, लेकिन बावजूद इसके ये क्या हो रहा है? आज की पोस्ट। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। मित्रों, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का विषय है, क्या आप स्कूल के फरमान से परेशान हो जाते हैं? आए दिन आपके स्कूल से कोई ना कोई फरमान आता रहता है, और ख़ास तौर से तब जब आपका बच्चा नर्सरी केजी से लेकर के 5th क्लास तक का हो।
और बड़े स्कूलों में तो जैसे एक के बाद एक फरमान आते ही रहते हैं, और जब वह फरमान आते हैं हालांकि वो आपके बच्चे के लिए हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए वो जी का जंजाल बन जाते हैं। यानी आपको पता ही नहीं होता कब कौन सा फरमान आएगा, और आपके लिए आपको हर वक्त एक जिन्न की तरह से मौजूद रहना पड़ता है। कब कौन सा फरमान आ जाए, बाज़ार खुलेंगे नहीं खुलेंगे, आप ऑफिस में हैं, वो सामान रात को ला सकेंगे या नहीं, अगले ही दिन आपको उनका फरमान पूरा करना है, क्योंकि आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है। आज हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, और अगर आपको स्कूल के ऐसे फरमान परेशान करते हैं तो यह पोस्ट आपके लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं किस किस तरीके के फरमान आपके पास आते हैं। क्या आप झुंझला उठते हैं? सिर्फ झुंझला ही नहीं उठते, बल्कि आपको लगता है कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसके फ्यूचर के लिए, या फिर हमने एक ऐसा जिन्न बन गए हैं कि हमें 24 घंटे मौजूद रहना है। उस समय आपकी नौकरी, आपके अन्य बच्चों के प्रति दायित्व, बड़ा बच्चा है तो उसके लिए भी आपकी जिम्मेदारियां होंगी, और अगर आप संयुक्त परिवार की हैं तो आपकी उनके प्रति भी जिम्मेदारी होगी, चाचा चाची ताऊ उनके बच्चे, या फिर और कुछ भी नहीं, छोटा भी परिवार है तो पति के प्रति दायित्व। और पति और पत्नी जब दोनों ही नौकरी पर हों, ऐसे में वो फरमान आपके लिए कितनी मुसीबत खड़ी कर देते हैं, यह तो वही जानता है जो बच्चे का अभिभावक है। और मुश्किल बात सबसे बड़ी क्या है, आपका तो फरमान आ गया कि आपको 2 दिन में ही करना है, एक ही दिन में करना है, अगले ही दिन डिमांड पूरी करनी है, क्योंकि आपका बच्चे को डांट पड़ेगी, उसे फेस करना पड़ेगा अगर आपने उसका जो फरमान आया है वो पूरा नहीं हुआ। फरमान कौन कौन से आते हैं ये भी मैं बताने वाली हूँ आपको, क्योंकि ऐसे तमाम पेरेंट्स ने मुझे कहा कि मैडम आप इस पर प्लीज़ पोस्ट क्यों नहीं बनाती, और तब मुझे लगा कि हाँ, समस्याएं तो हर वर्ग की होती हैं। जहाँ एक तरफ स्कूल की तो वहाँ पेरेंट्स की भी कम नहीं, फीस भर के आपका काम पूरा नहीं हो जाता। आप मान लीजिए 40 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं या 400, आपकी पत्नी अकेले स्कूल छोड़ने जाती है तब, या फिर बस में गए तब, ये चीज़ तो बहुत छोटी छोटी, ये तो साल भर के लिए आप मैनेज कर लेंगे, लेकिन आए दिन के फरमान स्कूल के आपको सही बताएं, पेरेंट्स ने जो अपनी व्यथा मुझसे बताई है, तमाम ने, एक या दो ने नहीं, मध्यम वर्ग ने, निचले वर्ग ने, अपर वर्ग ने, हर किसी ने इस समस्या के बारे में कहा कि देखिए आजकल की शिक्षा एक ड्रामा बनकर रह गई है क्या, और पेरेंट्स को वो क्या समझते हैं, हम स्कूल भेजते हैं तो क्या हम एक पैर से जिन की तरह से खड़े रहें, हमें और भी काम होते हैं, और उनको न तो फरमान सुना देना होता है, एक मैसेज आ गया, क्या मैसेज आता है फटाफट से कि आपको कोलाज बनाना है। तो कोलाज, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई मध्यम वर्गीय है और छोटा वर्गीय है और सब समझते तो सब है कोलाज बनाना है, लेकिन क्या हर कोई ग्राफिक्स में या फोटोग्राफी में एक्सपर्ट है? और आपको कल ही देना है, आपसे कह दिया जाता है फैमिली कोलाज बनाइए, बच्चे का कोलाज बनाइए। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपके पास फ़ोटो होने चाहिए। आज आधुनिक युग है, चलिए आपके मोबाइल में मिल भी जाएंगे, क्योंकि मोबाइल तो आजकल मजदूर से लेके मेड से लेके सबको रखना पड़ता है, लेकिन आपके पास क्या ऐसा मोबाइल है? भाई हर एक की आर्थिक स्थिति तो ऐसी नहीं होती, और अगर मोबाइल भी है तो हस्बैंड का अलग है, बच्चों का अलग है, उनका अलग है, उनके ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं, पति का काम चल रहा होता है, तो वो इतने घंटे क्या लगा पाएंगे कोलाज बनाने में, फ़ोटो ढूंढने में, तो फिर उसको प्रिंट भी कराना, और प्रिंट कराने का जिसका खर्चा 15 रुपये हो उसका 150 रुपये चार्जेस, क्योंकि मानसिकता तो सभी भुना रहे हैं। अगर स्कूल हैं तो भाई जो व्यावसायिक वर्ग है, अगर वो फोटोग्राफर है तो उसके 150 रुपये, तो वो पैसा
टाइम टू टाइम जब एक पत्नी अपने पति से मांगती है तो क्या समझ सकते हैं आप उस पर कितना बोझ होता है। उसको तो कहा गया है कि आपको 20 से 40 हज़ार के बीच में घर का बजट नियमित रखना है, या 15 में रखना है, या 1 लाख में रखना है। भारी फीस से अलग की बात हम कर रहे हैं। तो आपके पास पत्नी यह कह ही नहीं पाती पति से कि आज 300 रुपये एक बच्चे के, 300 एक बच्चे के फ़ोटो में जाने हैं, क्योंकि वो ऑफिस में झुंझला पड़ेंगे। वो भी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। जब उनका फ़ोन जाता है कि ए जी पैसे डाल दीजिए नेटवर्क में, नेटवर्क नहीं आ रहा, वो डाल भी दें, चलिए 300 रुपये उन्हें फटाफट जाके, और उसको फिर सारे दुनिया भर के काम छोड़ के आज ही उन्हें लाने पड़ेंगे, फ़ोटोग्राफ़र के पास जाना पड़ेगा। यानी कि 5,000 बच्चा अगर एक स्कूल में पढ़ता है और उसमें 2,000 बच्चे या 4,000 बच्चे उस रैंक के हैं, तो सोच लीजिए वो सब इसीलिए भाग रहे होंगे सारा काम छोड़ करके, कि जैसे कि कोई मतलब मिशन पूरा करना है, युद्ध, बॉर्डर से ऑर्डर आ गया है और फौज को तैयार रहना है। घर में किसी के बीमार है, घर में किसी बड़े बच्चे का एग्ज़ाम है, आपका कोई प्रोजेक्ट है, आपके ऑफिस के अपने काम है, या आप ऑफिस से 9 बजे आते हैं, रात को 10 बजे आते हैं, आपका पत्रकारिता का काम है, मान लीजिए आप रात के 2 बजे अभी आएंगे काम करके, या फिर आप कितने बजे भी, और सुबह सुबह आपको फरमान पूरा करना है, पत्नी आप पर झुंझला रही है, यह आपकी भी ड्यूटी है। उनके घर में कलेश हो जाता है। पत्नी मान लीजिए इतनी एक्सपर्ट नहीं है, या एक्सपर्ट है, घर में ताला लगाकर बच्चों को छोड़ कर एक बार कोलाज देने जाए, एक बार लेने जाए, उसके लिए भी उसका बजट, यानी कि 2 बच्चों का बजट एकदम से कितना हो गया, आप सोच लीजिए। उसको किराया भी 1,000 रुपया, और ऐसे 4 बजट आ गए तो 4,000 उसको रखना ही पड़ेगा महीने में। तो पेरेंट्स ने हमें बताया कि हम इतने परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं आता उस समय हम क्या करें। बच्चों को पढ़ाना भी मजबूरी है। मजबूरी क्या, हम अपने भविष्य के लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन अच्छे स्कूलों में पढ़ाने की बात कर रही हूँ। मजबूरी तो अच्छे स्कूलों का क्या दायित्व बनता है। कुछ पेरेंट्स ने कहा कि जब वो ऐसी तमाम तरह के फरमान देते हैं तो वो कभी भी यह नहीं सोचते कि हम अभिभावक हैं, क्योंकि वो अब उस पोस्ट पर बैठ चुके हैं। टीचर की ठीक है, टीचर नहीं बोल पाएंगी, लेकिन मैनेजमेंट या अपर लेवल पर क्या कुछ ऐसी पॉलिसीज़ नियत नहीं हो सकती कि महीने में इतने प्रोजेक्ट होंगे और पहले से पेरेंट्स को उनका पता हो और वो व्यवस्था करके रखें। कम से कम बजट नहीं तो उनको टाइम तो देना चाहिए। जब आप इतनी भारी 1-1, 2-2 किलो की डायरी बच्चों को देते हैं उनके छोटे छोटे कंधे पर, तब आप ये प्रोजेक्ट क्लियर नहीं करते उसमें, क्योंकि डेट भी आपकी अचानक बदलती हैं, अचानक कुछ भी दे देते हैं। नन्हा बच्चा रोज़ 1.5 किलो की डायरी ढो करके ले जाता है। तो एक फरमान छोटा सा अभी मैंने बताया, अभी आपको और बताने जा रही हूँ। कहा जाता है भाई जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं या कुछ भी हैं वो तो अक्सर होते ही रहते हैं, लेकिन कोई भी दिन उन बच्चों को बोल दिया जाता है आज उनको एनिमल बन के जाना है, कल उनको एक विद्वत व्यक्ति बन के जाना है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स गूगल से निकाल के वो देते हैं कि आप सोचिए कि उनके लिए ड्रेसेस मैनेज करना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। वो सजा के उसकी सुंदर सुंदर फ़ोटो देख के बाद में तो ज़रूर खुश होते हैं कि हमारा बच्चा कितना एक्सपर्ट लग रहा है, उसका इन्वॉल्वमेंट भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि पक्ष हमें दोनों ही तरफ का समझना होता है। लेकिन यहाँ भी आप क्या चूक करते हैं, आपने दे दिए कि भाई ड्रेसेस बनानी है इतनी तरह की, और उसमें जब वह ड्रेसेस लेने जाते हैं तो आपने सैकड़ों हज़ारों की संख्या में तो अंडरस्टूड है कि स्कूल में वो बच्चों को दिए हैं। तो जो शॉप्स होती हैं, दुकान जहाँ से वो किराए पर लाते हैं, वो इतना बनाकर नहीं रख सकते पहले से, क्योंकि उन्हें पता होता है या तो उनके पास ऑर्डर जाए इस फंक्शन का है, नेशनल फेस्टिवल का, उन्हें मालूम होता है, वो तैयारी रखते हैं। लेकिन आप जो बीच बीच में ये फंक्शन करते हैं अचानक फरमान वाले, इसमें बहुत मुश्किल होती है। इसमें आप एकदम से बोल देते हैं कि आपको ड्रेस, तो उसमें एक व्यवस्था तो ये हो सकती है या होती है कुछ स्कूलों में
कि वो ड्रेस खुद उसकी तैयारी करते हैं और बच्चों से उसका पेमेंट लेते हैं। लेकिन वहाँ भी कुछ पेरेंट्स ने हमें शेयर किया कि वहाँ भी उनकी मनमानी चलती है। मान लीजिए क्लास में 35 बच्चे हैं और 35 बच्चों में से आपने 15 नाम सेलेक्ट कर लिए उनके रुचि के अनुसार कि वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और आप अपनी मन मर्जी से भी टीचर कहते हैं कि नहीं ये बच्चा बहुत एक्टिव है, इसको तो लेना ही पड़ेगा, आप प्रैक्टिस कराना शुरू कर देते हैं बिना पेरेंट्स से पूछे। बिना पेरेंट्स से पूछे आप प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं कि ये ड्रेस तो लेनी ही पड़ेगी। यानी कि उसको 800 रुपये 600 रुपये उसको अपने बजट में से ढीले करने पड़ेंगे। बच्चा बीमार हो गया है तो वो कहते हैं आपने पहले से क्यों नहीं बताया। बच्चे को 10 दिन पहले 10 दिन बाद प्रोग्राम होना है और आप 10 दिन की उसको प्रैक्टिस करा रहे हैं, है ना। तो आप उसके अल्टरनेट जो बच्चे रखते हैं आप उससे तो लेंगे ही फीस अंडर स्टूडेंट, लेकिन उस बच्चे पर आपने अननेसेसरी बर्डन डाल दिया। और कभी कभी आप इसमें भी और भी ज्यादती कर बैठते हैं। पेरेंट्स ने कहा, हमसे कहा जाता है कि इतने किलोमीटर इस स्कूल में वो इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स में हिस्सा लेंगे और फिर वो शाम को आपको 7 बजे मिलेंगे पूरे दिन, या 6 बजे मिलेंगे। रिमोट, यानी कि वो रिमोट की तरह से काम करते हैं पेरेंट्स। और बच्चे को जब लेने जाते हैं, हर एक की गाड़ी, अगर घर में 2 हैं 4 हैं तो बिजनेसमैन है या फिर मध्यम वर्गीय है या फिर जिसके यहाँ गाड़ी नहीं है, तो वो क्या सोचते हैं कि उस बच्चे को लेने जाना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि फादर या मदर स्कूल गए हुए हैं। आपने ऑड आवर्स में इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स रख दिए हैं ले जाने के लिए। ऐसे में क्या वो दूसरों से अपने बच्चों को घर पर मंगाएंगे? क्या इतना विश्वास किया जा सकता है? आप खुद सोचिए, नहीं ना। या फिर वो उनकी पत्नी उसको अकेले लेने जाएगी सन्नाटे में। स्कूल ज़्यादातर, मतलब ये तो है नहीं कि एकदम बीचों बीच होंगे, तो उनके ऐसे में इतनी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं कि आपके फरमान की वो पूरी करते करते ख्वाहिश से परेशान हो जाते हैं। आपको तो बुलंदी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप तो ये दिखाएंगे बहुत बड़े हम स्कूल हैं, और हम देखिए कितना हम करते हैं, क्या क्या करते हैं हम। एक के बाद एक आप उसमें अपना रिकॉर्ड बढ़ाते चले जाते हैं। हम स्केटिंग भी कराते हैं, हम स्विमिंग भी कराते हैं, हम जूडो और ताइक्वांडो भी कराते हैं, है ना। और हम जो जिम्नास्टिक भी कराते हैं, हम सब कुछ कराते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि मल्टी जो टैलेंट है उसके लिए आप करते हैं। लेकिन जब आप अचानक किसी को फरमान देते हैं कि आज वहाँ जाना है और अपने मन मर्जी से आप स्थान चूज़ कर लेते हैं। आप मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं और दिल्ली के स्कूल में आपने रख दिया, है ना। यानी कि बच्चों की सेफ्टी का भी सवाल होता है। फिर दूसरी बात वही कि वो इतनी दूर से, आपने कहा पेरेंट्स भी इसमें हिस्सा लेंगे, यानी पेरेंट्स ना हुआ कि कोई भाई एक चक्कर हो गया जो घूमता ही फिरेगा स्कूल के पीछे पीछे पीछे। ये सब पेरेंट्स के दिल की बात कह रही हूँ मैं। उन्होंने ऐसे ही बोला, उन्होंने बोला कि आए दिन हमारे घर में इनको लेकर के झगड़े होते हैं। एक महिला ने बताया, मतलब वो अचानक से ऐसे बड़बड़ा रही थी। बड़बड़ाना शब्द इसलिए कि जब आदमी परेशान होता है और उसकी कोई सुनने वाला नहीं, पति को बोले वहाँ से डांट पड़ रही है, किसी मित्र को फ़ोन करे ये क्या लिखा, इतने बाई इतने का ये बनना है, ये एक प्रोजेक्ट बनना है, ये कहाँ बनना है, ये कैसे बनना है। तो एक वो बड़बड़ा रही थी, अब मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। और कभी वो अपने पति पर झुंझला रही थी, कभी बच्चों पर झुंझला रही थी, और कभी ये कह रही थी बच्चों का अगर नहीं बनाया तो बच्चों को डांट पड़ेगी, और स्कूल में तो शिकायत कर ही नहीं सकते, वही बच्चा निशाने पर आ जाएगा। क्योंकि जहाँ उन्होंने नो किया, नो का मतलब समझ लीजिए आप क्या है, कि वही बच्चा निशाने पर। मतलब फरमान तो पूरा आपको करना ही करना है हर हाल में। फिर आप क्या देते हैं, ये बच्चा डल है, बच्चे की गलती नहीं है, बच्चे को आप डल बता दिए तो ये तो भाग ही नहीं लेता, ये तो छुट्टी ले लेता है, ये तो बीमारी का बहाना लेके छुट्टी ले लेते हैं। इस तरीके के बाद फिर बच्चों को भी टॉर्चर झेलना पड़ता है।
कभी उनको सज़ा के नाम पर बाहर खड़े कर देना स्कूलों के, और अपना बच्चा बोलने की कोशिश करे तो उसे टॉकेटिव कह देना। वो अपने मित्र से कहेगा नहीं मैंने तो प्रोजेक्ट बनाया था, कितनी मेहनत से बनाया था, अगर घर पे कोई बना के दे दे वो प्रोजेक्ट। क्या अब प्रश्न उठता है उन पेरेंट्स के जरिए ही किस तरीके की समस्याओं का क्या कोई निदान है कि हम प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया हमने 3D, जिसमें आपको एक प्रोजेक्ट बनवाना है जिसमें आप मेटेलिक भी यूज़ करा रहे हैं और जिसमें आप पेंटिंग भी यूज़ करा रहे हैं, जिसमें आप 3D आपने दे दिया। क्या आपने ये टेक्निक बच्चे को सिखाई है? क्या आपने कभी उनको ये पकड़ के बताया है कि ये इसके लिए ये मेटल यूज़ होगा, ये पेंटिंग ऐसे बनेगी? स्कूलों में जैसे दिल्ली के गढ़ी में होता है कि वहाँ पे पेंटिंग की पूरी जमात होती है ना, कोई खट 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 कर करके लोहार की तरह से पेंटिंग बना रहा होगा बड़े दिल से, वो स्टूडेंट को सिखा रहे होते हैं। तो वहाँ पर सिखाते हैं, अगर वो अगले दिन उसका टेस्ट ले लें हफ्ते भर बाद, महीने भर बाद, 2 महीने, तो बनता है। लेकिन स्कूलों में जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा फ़नी भी लगती है कि उनसे कहा जाता है ये प्रोजेक्ट बनाइए जिसमें 3D हो। क्यों? क्योंकि आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, आपके चेहरे पे बड़ी चमक होती है कहते हुए जब आप उनके लिए पेपर बना रहे होते हैं तो बिना सोचे बना रहे होते हैं, जो फरमान देने वाले होते हैं ना आपको। और वहाँ पर कुछ चापलूस किस्म की जो टीचर होती हैं, चापलूस जो सिंसियर होती हैं, वो 10 तरह की बातें सोचती हैं पेरेंट्स की तरफ से, लेकिन उनकी सुनी नहीं जाती। एक आध बहुत तेज़ तर्रार होती है, वो कहती है वाह क्या आइडिया दिया है इस मैम ने तो, और आपका दिमाग तो बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आपको तो पता नहीं है कि पेरेंट्स के लिए ये हम फरमान दे रहे हैं तो वो कैसे करेंगे पूरा। यानी कि बच्चे के पेरेंट्स को भी आर्टिस्ट बनना पड़ेगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, या साइंटिस्ट, है ना, या फिर वो खुद जोड़ तोड़ करके बनाते हैं। तो आप कितना भी अच्छा बन जाए उनको मार्क्स तो देने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं देने वाले? आप अपनी जगह सही हैं, क्यों नहीं देने वाले? क्योंकि आपके सामने एक बेहतरीन किस्म का प्रोजेक्ट आने वाला है। अब ये कैसे आने वाला है? जादू से। जिस प्रोजेक्ट को पेरेंट्स के लिए इसलिए बनाया जाता है कि बच्चा सीखे। मान लीजिए आपने पर्यावरण पर एक 3D बनवाया है, सपोज कीजिए कि बच्चा इन तरह से सीखे, आपका यही मकसद है ना कि वो सीखे। तो आप क्या करते हैं कि बस आपने सिखाना तो कुछ नहीं है, आपने तो बोल दिया कि ये बनाना है, तो ठीक है वो जाएंगे जोड़ तोड़ करेंगे, मोहल्ले वाले को फ़ोन मिलाएंगे, किसी पेरेंट्स को फ़ोन मिलाएंगे, कोई गूगल छानेगा, कोई कुछ करेगा। लेकिन उसके लिए फिर वही साधन की बात कि आपको 3D के लिए क्या आप लोहार की तरह इसकी तरह सब कुछ अपने घर में तो नहीं रखते हर चीज़, और रखते हैं तो वो जिन्न की तरह से आपको अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी, आपका जो प्रोजेक्ट घर में चल रहे हैं वो छोड़ना पड़ेगा, आपको संयुक्त परिवार, यानी कि आप टीचर भी बन जाएंगे और आप स्कूल के ऑनर भी बन जाएंगे, क्योंकि पूरा काम तो आपने ही करना है पेरेंट्स को, वहाँ से तो बस हमें सर्टिफिकेट लेना है। ऐसा पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि बस हम तो इसीलिए रह गए हैं भाई कि हम तो बस घूमते रहें कि और सोचते रहें कि पता नहीं कब, और हमारा दिमाग भी घूमता है, हम ही नहीं घूमते। तो फिर फ़ोन घुमाते हैं, गूगल पे देखते हैं कौन प्रोजेक्ट बनाता है, फिर वहाँ पहुँचते हैं कितने का प्रोजेक्ट बनेगा, ये छोटा वाला 300 का, ये बड़ा वाला 1000 का, ये 2000 का, ये 4 का और ये 5 का। बेस्ट से बेस्ट जिसके पास पैसा है वही, अंडरस्टूड है, जिसके पास पैसा है उसने बनवा लिया बेस्ट, और उसके बच्चे को ये भी नहीं पता ये प्रोजेक्ट है ये क्या है, उसे मालूम ही नहीं है। बस वो ले जा के पेरेंट्स ने बैग में रख के नाम लगा के स्टिकर लगा के भेज दिया, वो क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड। बाकी जो बच्चे मेहनत करके लाए हैं वो डिमोरलाइज। क्यों? क्योंकि 35 बच्चे और भी तो हैं एक ही सेक्शन में, और आपके 50 सेक्शन है, तो आप सोच लीजिए कितना। तो पैसे का भी खेल, आपके दिमाग का भी खेल, आपका दिमाग भी भिन्नोट हो जाता है। ऐसे में आप क्या करते हैं? आप अपना बस गुस्सा निकालते हैं। कभी कभी आप इतना परेशान हो चुके होते हैं क्योंकि जब आप टीचर के सामने जाएंगे तो वो 2-2 को आपको कह देती हैं, नहीं नो मैम ऐसे थोड़ा ही होता है, उनका सपाट प्रिंसिपल मैम ने ये बोला है,
उनका ये प्रिंसिपल से आप मिल ही नहीं सकते, पहली बात तो ये, क्योंकि अगर इतने बच्चों से प्रिंसिपल मिलने लगी तो उनका स्कूल भी नहीं चलने वाला। बात तो सही है, कैसे चलेगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हुए जो हमारे आजकल जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि बच्चे और अभिभावक पर बोझ ना पड़े। ऐसी शिक्षा नीति जिसमें मार्क्स तक की बात कर रहे हैं वो, कि इतने मार्क्स नहीं होंगे, ग्रेडिंग होगी, हर चीज़ के लिए पॉलिसी बन रही है, लेकिन हम निचले स्तर पर हम उनको खेल बना रहे हैं। मतलब जितने कानून बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, शिक्षा नीति बन रही है, इसके बावजूद बच्चों का जो बोझ है या पेरेंट्स का कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि उनको तो राहत नहीं मिलने वाली। फिर उनसे कहा जाएगा आप यहाँ पढ़ाते क्यों, आप जाओ सरकारी स्कूलों में। मतलब जैसे किसी को गाली दे दी सरकारी स्कूल, मतलब पढ़ने ऐसा लगने लगता है उनको जैसे गाली दे दी, जाओ आप गली मोहल्ले के स्कूलों में। यानी कि पढ़ने का अधिकार क्या चंद 2-4 मुट्ठी भर लोगों को है। 5,000 बच्चा पढ़ रहा है तो मान लीजिए 5,000 में से 500 के ही बच्चे पैसे दे पाते हैं या 100 के दे पाते हैं ढंग से, क्योंकि ऐसी लूट तो मची नहीं है कि बस वो धड़ाधड़ पैसा इकट्ठा किया और फिर वो आपके सामने ही खड़े रहें। ये व्यवस्था के बारे में वास्तव में प्रश्न चिन्ह बनता है, और जब हमारे सामने ये घटनाएं आती हैं तो हम उनका आईना बनना हमारी एक अनिवार्यता हो जाती है। और चाहे वो फीस को लेकर के हो कि फीस बढ़ती जानी है, कभी घटने की तो है नहीं। तो चलिए वो दूसरा मुद्दा है, लेकिन अभी तो यह है कि फरमान एक के बाद एक। ड्रेस का फरमान, ड्रेस आपने मंगाई, आपसे कहा गया 700 रुपये भरेंगे, बच्चा आपका पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बार बार फ़ोन आ रहे हैं। वैसे आपका फ़ोन नहीं उठता, जब आप करती हैं तो आपका फ़ोन कहा जाता है हम तो क्लास में हैं, क्लास में फ़ोन नहीं उठता, मैसेज इग्नोर आपके। लेकिन उन्हें पता है आपके फ़ोन धड़ाधड़ आ रहे हैं, आपको पेमेंट चाहिए, तब तो आप बड़े फटाफट फ़ोन करते हैं। पेरेंट्स को जब अप्रोच करते हैं तो उसमें एक पेरेंट्स ने बताया, मुझे हंसी भी आई कि ऐसा लगता है जब वो ड्रेस लेते हैं भारी भरकम 700-800 रुपये की, बच्चे को, मतलब उनके ही शब्दों में कहूँ तो मुझे इसलिए हंसी आई कि उन्होंने कहा कि अच्छे घर का कपड़ा पहनने वाला आदमी ऐसा लगता है कि हम झुग्गी से चले आ रहे हैं। ऐसे घटिया कपड़े का हमारे को वो शर्ट थमा दिया जाता है। वह ड्रेस में भी वही हाल है कि ऐसा लगता है कि बस कपड़े में उसको धो के डालो तो उसको पता चलेगा, सॉक्स डालो श्रिंक हो जाएंगे, और उसकी भारी भारी पेमेंट। तो जब हम फरमान की बात कर रहे हैं तो क्या इन फरमानों पर चिंतन करना होगा, क्योंकि पेरेंट्स भी कभी कभी क्योंकि कैसे कह देते हैं जैसे जिसके पास में ये तो करना ही पड़ेगा भाई, 2 बच्चे हों या 4 हों तुम्हें क्या मतलब, क्योंकि एक तुम्हारे पास जिन है कमाई वाला वो धड़ाधड़ दे रहा तो तुम तो लाइटली ले दे देती हो। इसलिए ये पेरेंट्स की समस्या भी उठ नहीं पाती। कुछ अभिभावक संघ बने हुए हैं जो आवाज़ उठाते हैं, उनको भी दमन करने की कोशिश की जाती है, उनको भी बंधक बनाने की खबरें मैंने पढ़ी है। मैंने अपनी गाजियाबाद तक में पढ़ी है कि उनको बंधक बना दिया उन्हीं के कमरे में जाके किसी ने, कि आप बाहर नहीं निकल सकते जब तक वो आएंगे, वो अपनी बात कहीं कह देना चाहते थे। तो इस तरीके की समस्याएं बहुत ही विकट स्थिति पैदा करती हैं। और ख़ास तौर से जब हम स्कूलों की बात कर रहे हैं, स्कूल को अगर हम कहें तो एक इतनी अच्छी जगह है कि जो फ्यूचर का निर्माण करती है, कल के नागरिक का निर्माण करती है। और जब हम कल के नागरिक का निर्माण करती है तो क्या हम उनको सिखाने जा रहे हैं इस तरीके से कि हम उनको सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमें कुछ सिखाना नहीं है, बल्कि उन्हीं के पेरेंट्स से कराना है, उनके पैसों का मिसयूज़ भी। क्योंकि आप कई बार क्या करते हैं, हमने ये भी देखा है, जितने भी कमाने वाले लोग हैं स्कूलों को एक वो मान लेते हैं मूल मंत्र कमाई का। कैसे मान लेते हैं कि हमें विदेश में जाना है, कहते हैं आपका बच्चा विदेश में जाएगा, आपको एक्सपोजर मिलेगा, आप 2-2 लाख रुपया इकट्ठा कर लीजिए, आपको इतने दिनों के लिए जाना है। और मान ले आपकी जो क्लास में वही 2,000 बच्चे हैं,
और वहाँ से 2 बच्चे जा रहे हैं पूरे स्कूल से, और वो कहते हैं हमारे 200 बच्चे जा रहे हैं। वो 2-2 बच्चे हर स्कूल से इकट्ठा करते हैं। वो मतलब उनका दिमाग तो कमाई में है, वो तो बहुत चालाक है। वो कहेंगे हमारी संस्था विदेश में भेजती है। काहे की संस्था? आपने अपनी दुकानदारी चला ली दिमाग से, है ना। आप फिर उनसे एक एक चीज़ का पैसा लेते हैं, एक एक चीज़ का, और सेफ्टी के नाम पर उनसे एक फॉर्म भरवाया जाता है। क्या भरवाया जाता है कि आप अपने भरोसे भेज रहे हो, कुछ हो गया तो पेरेंट्स जिम्मेदार। तो आप सोचिए कि कितने फरमानों को, और बच्चा क्या सोचता है? बच्चा माँ बाप को दुश्मन समझने लगता है। बच्चा कहता है कि मुझे विदेश नहीं भेज रहे, मेरी तो फ्रेंड जा रही है, मेरी फ्रेंड जा रही है। एक पेरेंट्स ने कहा अच्छा फिर उसका नाम दो, हम बात करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर जब और जाएंगे तो हम भी जाएंगे। हर एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रहा है कि हम भेजेंगे। और पता चला कि उस स्कूल से जो 2-4 लोग जाने थे वो नहीं गए, और 1-2 चला गया। तो फिर आप सोच लीजिए, वो बच्चा दुनिया भर का दुश्मन बन जाता है। हमें नहीं भेजा था आपने, हमें एक्सपोजर नहीं दिया आपने। तो क्या 5000 बच्चों को आप विदेश भेजते हैं? और नहीं भेज पाते तो आप इस तरह का बर्डन बच्चों के साथ माँ बाप की दूरियां बनाने के लिए स्कूल भी कम जिम्मेदार साबित नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि बच्चा हमारा जब एक्सप्लॉइट होता है, मानसिक रूप से उसका दमन है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि नहीं, यही अच्छे घराने के बच्चे हैं जो जा पा रहे हैं, यही हमसे ऊंचे हैं, यही जा रहे हैं। टीचर भी इनसे ही अच्छे से मिलती है क्योंकि ये हर जगह पैसा खर्च करते हैं। प्रिंसिपल भी इनसे ही अच्छे से मिलती है, अच्छे से पैसा खर्च करते हैं। और बात जबकि यूनिफॉर्म कोड की होती है, हम स्कूल में क्यों यूनिफॉर्म रखते हैं? ताकि गरीब और अमीर के बच्चा में कोई डिफरेंस ना हो सके। हम इसलिए नहीं करते, नहीं तो ज़रूरत ही क्या थी यूनिफॉर्म की? आप बताइए, यूनिफॉर्म क्यों कोड बने हैं? क्यों? आप ला उठा के देख लीजिए। क्योंकि हम बात करते हैं तो हम धर्मनिरपेक्ष राज्य में रह रहे हैं, लोकतंत्र में रह रहे हैं, तो किसी को हम ये आभास ना करा पाएँ कि उसको मतलब पहले से ही उसका जो जन्म का भी अधिकार है। आप सोच लीजिए, जन्म तक का अधिकार है हमारे संविधान में। तो बच्चों को मानसिक रूप से दमन करने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, और ये अनजाने जाने में आप लोग इतना बड़ा अपराध करते हैं। स्कूल लोग अपराध करते हैं तमाम। मुझे ऐसे पेरेंट्स ने कहा है, कह रहे कि हम आवाज़ नहीं उठा पाते क्योंकि हमें बच्चों को पढ़ाना है। वो तो हमारे दुश्मन हो जाएंगे, वो तो रेस्टिकेट करा देंगे, वो तो दूसरे स्कूलों में, ये तो बड़े आदमियों के स्कूल होते हैं। ऐसी तमाम चर्चाएं जगह जगह मिलती हैं। तो यह है, क्या हम देखते रहेंगे एक बौद्धिक वर्ग? और जहाँ तक बात है प्रशासन की, प्रशासन बहुत खुश होते हैं जब हम सुनते हैं कि यह ऊपर से संदेश आया है कि यूनिफॉर्म कोड, लेकिन कितने लोग लागू कर रहे हैं? समस्या ये है, क्योंकि बड़े अगर स्कूल हैं तो वो सारे एकजुट होकर के फटाफट अपनी राज्य सरकार, केंद्र सरकार के पास पहुंच जाते हैं। क्योंकि भाई वास्तव में एक छोटा मोटा स्कूल चलाने के लिए भी आप पैसा लगाते हैं, और पैसा लगाते हैं तो आपको तमाम जोड़ तोड़ भी करनी पड़ती है, और जोड़ तोड़ करनी पड़ती है तो तुम सारे इकट्ठे होकर फिर अभिभावक को ही अपनी कमाई का माध्यम समझते हो, और स्कूलों को कमाई का माध्यम वो लोग समझते हैं कि प्रोग्राम करा दीजिए मैम, हमें इतने हम ये हमारे इतने बैग बिकने हैं, इतना हमारा जूते बिकने हैं, इतने हमारी यूनिफॉर्म बिकनी है, एक फंक्शन करा दीजिए। और नहीं करा रहे तो वो भटकते फिरें दुकानों के पास में। तो कुछ ऐसा सोचना होगा कि साल में कितने प्रोग्राम्स किस तरीके के होने चाहिए, कितनों के लिए ज़रूरी है, और उसके लिए जब आप फीस इतनी भारी भारी ले ही लेते हैं तो उस समय बार बार बीच में क्यों बर्डन? फिर यह व्यवस्था आप बनाइए। कोलाज बनवाना है, प्रोजेक्ट बनवाना है, तो आप अपने स्कूल में क्या प्रोजेक्ट विंग नहीं बना सकते? वहाँ पर परमानेंटली सिखाएं। आपने एक फरमान दिया कि आपको स्केटिंग लानी है, नन्हा सा बच्चा केजी से जरा सा ही ऊपर होता है, वो जिसका कंधा वो पकड़ा नहीं जाता, उससे कहा जाता है भाई जरा सी फर्स्ट में आया उसको स्केटिंग लेके आएगा। स्विमिंग में जाना है, वो एक कैप ले आएगा, ये लाएगा, वो लाएगा, ड्रम सट्रम लाएगा, वो सब कुछ उसको बोल दिया जाता है। और फिर मज़े की बात यह है, जैसे ही छुट्टियां पड़ती हैं तो वो क्या करते हैं, पेरेंट्स को पता भी नहीं, उनके कंधे पर टांग दिए जाते हैं, होल्ड इट। उनसे पता क्या कहा जाता है, होल्ड योरसेल्फ।
पेरेंट्स थोड़े ही पकड़ेंगे, नहीं 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 नहीं, प्रिंसिपल भी खड़ी होके बोलेंगी और टीचर भी। अरे बच्चे को कॉन्फिडेंस बनाइए, मजबूत बनाइए। यानी कि जब आपका खुद का बच्चा होता है तो आप कैसे सपोर्ट करके ले जाती हैं, उंगली पकड़ पकड़ के, और वहाँ आप यहाँ से दबा के कंधे को बोलते हैं होल्ड इट। मतलब ये भी नहीं, बच्चा रो रहा होता है तो आप उसको चोट लग जाती है भारी, खेल में टेनिस में आप खड़ा कर देते हैं, कंधे में चोट लग गई और उसको जबरन कहा जाता है तुम रो ना, तो ये नहीं कहना कि हमारी बॉल लगी थी किसी और बच्चे की, आपको घर जाके नहीं बताना है। बच्चा बताता ही नहीं डर के, और पता चलता है 3 महीने तक उसको स्वेलिंग आ रही है। ये मैंने खुद देखा है स्टूडेंट को, 3 महीने स्वेलिंग, और उससे कहा गया कि तुम्हें रोना नहीं है। मतलब आपकी उंगली में एक चोट लग जाए तो आप बैंडेज लेकर भागती हैं खुद, और उनसे ये कहा जाता है। तो हमें इन तमाम मुद्दों को सोचना होगा, ख़ास तौर से स्कूल प्रशासन को और अभिभावकों को भी अपनी सुझावों में ज़रूर लिख कर भेजना चाहिए। रस्टिकेट कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्या मजाक थोड़ी है। छोटी छोटी बातों पर आप अपना सुझाव भी नहीं दे सकते क्या, कि इस तरीके की अगर 10 पेरेंट्स मिल जाएं, लेकिन नहीं मिलते। मुश्किल ये है, हर एक को अपने ही बच्चे की चिंता, जब कुछ बड़ा हो जाता है तब आप धरने प्रदर्शन पर उतरते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं। आपके सामने आपकी नौकरी चली जाती है, 5 बार आप चले गए, आपने छुट्टियां ले ली। इन तमाम चीज़ों पर हमें चिंतन करने की ज़रूरत है, चाहे राज्य सरकारी हों, चाहे हमारे अभिभावक संघ हो, या फिर हमारे पेरेंट्स हों। मैंने तो डॉक्टर तक को भी, एक डॉक्टर बड़ी परेशान होती थी हमारे यहाँ पर, मेरे बच्चे को बार बार सजा दे देते हैं, कहते हैं कॉपी चेक नहीं कराते, और वो खुद चेक नहीं करती कई कई दिन तक। तो और फिर फरमान सुना देती हैं कि ये बच्चा तो डल है, कॉपी चेक नहीं कराता। और मैं अगर बोलती हूँ मुझे डर लगता है, मैं बोलूँगी तो मेरा बच्चे को ही वो अपना निशाना बना लेंगी, और बना भी लेते हैं। मानसिकता है, क्योंकि आजकल टीचर भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं रखी जा रही हैं प्राइवेट स्कूलों में। ये भी शिकायतें आई हैं कि हर 2 महीने बाद टीचर बदल जाती हैं, उनसे इतना काम लिया जाता है और वो एक्सपर्ट होती नहीं है, बीएड नहीं होती, या कैसे भी उनको रख लिया जाता है। तो उनका भी वही रवैया होता है, क्योंकि उनको तो मानसिक रूप से भी वो इतनी प्रिपेयर नहीं होती बच्चों को कैसे डील करते हैं। क्यों, वो छोटी छोटी बात पर उनको डांट देना, हेड डाउन करा देना, दरवाजे के बाहर खड़े कर देना, और फिर माँ बाप के लिए फरमान सुना देना, आपका बच्चा तो डल रहता है, रोता ही रहता है, आपका बच्चा तो ये है। तो हमें छोटी डिमांड से लेके बड़ी डिमांड तक हम लोगों के लिए ये चिंता का विषय है। और यह क्वेश्चन अगर पेरेंट्स के दिमाग में है कि वो फंस गए हैं कहीं ना कहीं, तो यह बहुत ही चिंता का विषय है। इस पर सोचनीय है, हमें सोचना होगा। अगर मेरा वीडियो टीचर्स तक पहुंचता है, उन्हें सोचना होगा, प्रिंसिपल्स तक पहुंचता है तो उन्हें भी यह सोचना होगा कि यह कोई भी बात अगर पत्रकार उठाता है, पॉलिटिशियन उठाता है, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता उठाता है, अभिभावक संघ उठाता है, तो आप भी उसी समाज का हिस्सा हैं। आप अगर मैच्योरिटी पर पहुंच चुके हैं, आपके भी बच्चे कभी ना कभी पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं और आगे भी पढ़ेंगे। आपको अपने को खुद को देखना होगा कि हम इस जगह प्रिंसिपल हैं, और कोई आपके पोते को बोलता है, दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है, फ़ोन करके आपको तुरंत ये काम करना है और आप बहुत बिजी हैं, तो आप उस समय कैसा समझेंगी या समझेंगे। ये प्रशासन के लिए भी प्रश्न है कि ये नहीं है कि ये सब बकवासबाजी है। पेरेंट्स की आवाज़ उठाना बकवासबाजी नहीं है, क्योंकि अगर वो बेचारे आवाज़ उठाते हैं, अगर 10 में से हज़ारों में से 1-2 आवाज़ उठाता है और बिना नाम लिए अपनी बात बोलता है, तो ये सोच लीजिए कि हम अंग्रेज़ों के ज़माने में तो नहीं रह रहे ना, कि हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, तो हमें अपनी आवाज़ उठाने का हक तो है। पेरेंट्स को क्यों नहीं है? आज पढ़े लिखे अगर डॉक्टर ये कहता है कि हमें डर लगता है अपने जाने के लिए, ये डर क्या आप खौफ बटाते हैं इस तरीके का? पेरेंट्स से मिलने की जब कोई ख्वाहिश रखता है तो रिसेप्शन पे एक र्यूड सी, जिसको मैं बदतमीज़ी भी बोल सकती हूँ, मुझे पेरेंट्स ने बताया कि जहाँ पर रिसेप्शन पर एक मुस्कुराहट के साथ स्वागत होता है, वो कहती है क्यों मिलना है प्रिंसिपल से। ऐसे क्वायरी करते हैं जैसे कि किसी मर्डर केस में वो बंदा आके आ गया हो। अपना बच्चा उनका परेशान है, वो उसे प्रिंसिपल तक मिलने नहीं देंगे। आप कोऑर्डिनेटर से मिलिए, आप इससे मिलिए, आप उससे मिलिए, मनमाना होता रहे ताकि।
तो रिसेप्शन से ही ये शुरुआत हो जाती है बदतमीज़ियों की। कई पेरेंट्स ने मुझे ये बताया कि वो ये पेरेंट्स को समझते हैं जैसे कि वहाँ पे एक भीड़ का झुंड जो खड़ा हुआ है ये अननेसेसरी है। फीस लेने के समय, एडमिशन के समय बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बाकायदा काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग में भी बच्चा छोटा सा है और कोई बड़ा बोल जाए तो वहाँ भी इनकी दादागिरी कम नहीं हो। आप बीच में क्यों बोले, हम बच्चे से पूछ रहे हैं, बच्चा रोने लगता है। ऐसा लगता है ऐसे स्कूल में अगर हम पढ़ाने की बात सोच रहे हैं तो हमें 10 बार सोचना होगा कि ऐसे स्कूलों में अगर शिक्षण चल रहा है तो हमारी सरकारों को, हमारे चिंतक वर्ग को, हमारे प्रबुद्ध वर्ग को इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि क्या सिर्फ स्कूल कमाई का माध्यम बन गए हैं और फरमान सुनाने का माध्यम बन गए हैं। उन्हें इन चीज़ों के बारे में चिंतन करना होगा। कैंटीन से लेकर के उनकी बुक शॉप तक तमाम चीज़ों की तरफ देखना होगा कि अगर एक वर्क बुक जो 20-30 रुपए की आती है वो 800 रुपए की क्यों मिलती है, और उसको आपको लेना ही होगा। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, वर्क बुक लेनी ही होगी। खो गई है तो भी लेनी होगी। ढूंढाल करने के लिए जिम्मेदार वो मासूम सा बच्चा, कोई बच्चा उठा ले, टीचर से मिस हो जाए, तब भी उसी बच्चे को झेलना है और इसी पेरेंट्स को झेलना है। तो मैं एक बार सभी से आग्रह करूंगी कि हमारे सभ्य समाज में जो स्कूल का सबसे बड़ा, जिसको हम गुरुकुल मानते थे, गुरुकुल किसी ज़माने में, तो वहाँ पर खाने से लेकर पीने तक वो चिंता किया करते थे। और आज चिंता की बजाय और चिंतन की बजाय हम सोचते हैं एक मछली फंस गई है। कैंटीन में हम सीधे कहेंगे 20 रुपए 30 रुपए, कुछ स्कूल आज भी ब्रेड पकौड़ा या खाने की चीज़ देते हैं। कुछ स्कूलों ने सीधे कर रखा है 150 रुपए 200 रुपए प्लेट, या पहले से ही आप अपना कार्ड डालिए और लीजिए। मतलब आपने उसको होटल संस्कृति बना दिया है, हाई फाई लूटने का माध्यम। तो ये सारी चीज़ों पर हमें एक चिंतन करने की आवश्यकता है कि क्या एक मध्यम वर्गीय बच्चा या आर्थिक रूप से जो सबल सशक्त नहीं है, क्या उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या ये स्कूल विदेशी कल्चर पर, अंग्रेज़ों की कि वहाँ भाई गुलाम थे, हमें 200 साल हमें गुलाम बना कर रखा, हम उनकी तो कल्पना नहीं कर सकते। आज हम आज़ाद भारत का हिस्सा हैं, हमें 1000 बार सोचना होगा। और ऐसे स्कूलों पर शिकंजा कसने के लिए जो स्कूल अथॉरिटीज़, हमारे हाई फाई शिक्षा सचिव से लेकर, क्या समय समय पर उनको यह नहीं देखना चाहिए एक सामान्य नागरिक बनकर कि यहाँ कितने की ड्रेस आती है, क्यों रिबोक का जूता लगा दिया जाता है 2000 का, या किस किस तरीके के फरमान कब आते हैं? क्या कभी आपने पेरेंट्स जो बुक होती हैं उनमें उठा के देखा है किस तरीके के फरमान सुनाए गए हैं? ये सब चिंता का विषय है और हमें सभी को समग्र रूप से सोचना होगा, क्योंकि हम उन पेरेंट्स की आवाज़ को दबा सकते हैं, लेकिन दबाएंगे तो क्या आप अंग्रेज हैं, क्या आप मुगल्स हैं? आपको 10 बार सोचना होगा आप क्या हैं। आप गुरु हैं, आप बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जे पर हैं, जिसको स्कूल में प्रिंसिपल से लेकर टीचर को दूसरा पेरेंट्स कहा जाता है। और दूसरा पेरेंट्स अगर इस तरह के ऐसा बन जाए तो क्या हम सौतेला व्यवहार करेंगे दूसरा पेरेंट्स बनकर? नहीं, हमें तो नहीं करना। तो हमारे बहुत से ऐसे स्कूल अच्छे भी आजकल बनाने की एक मुहिम छिड़ी हुई है, एक के बाद एक कंपटीशन छिड़ा हुआ है, जहाँ पर सारी सुविधाएं तो दे रही हैं, लेकिन इन फरमानों से बचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम इन स्कूलों पर जहाँ परसेंटेज हाई है, 1-2% भी ऐसा नहीं है कि जहाँ अभिभावक चैन की सांस ले सकें और उन्हें यह ना पता रहे कल ये करना है, आज उन्हें प्रिंट देना है, टेस्ट लेना है तो भी वो प्रिंट खुद ही करवा के लाएंगे। ऑफिस से लाएंगे नहीं, वो करा के लाएंगे क्या? वो रात के 10 बजे लाएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम स्कूल में व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते? जब हम भारी भारी भरकम फीस ले ही रहे हैं तो हम अपने ऐसे विंग बना लें जहाँ बच्चों के ऊपर स्कूल बोझ ना बन जाए, या बच्चे को पढ़ाना एक मुसीबत ना बन जाए। इसी के साथ मैं चाहूँगी कि स्कूल टीचर और पेरेंट्स चिंतन करें और अपने अनुभव अन्य विषयों पर भी लिखकर भेजें। आपकी हर समस्या को मीना कौशिक लाइफ स्टाइल से उठाया जाएगा। आपके पास कोई सुझाव है
कि कैसे इन स्थिति को कवर किया जा सकता है, तो वो भी आप भेज सकते हैं। आपका स्वागत है। अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।